एक वक्त था जब दुनिया में यह तासुर तेजी से उभर रहा था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। चमकता दमकता भारत एक सेकुलर मुल्क है, तेजी से तरक्की कर रहा है, मईशत मजबूत हो रही है। मगरिब को उम्मीद थी कि बहुत जल्द भारत चीन के सामने खड़ा हो जाएगा। सबसे बढ़कर यह है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तब्दीली की अलामत करार दिया जा रहा था। ये कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत तेजी से तब्दील होगा, तेजी से तरक्की करेगा। और इस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं। और भारतीय मईशत भी पाकिस्तान से बहुत मजबूत है और दुनिया में मजबूती का पैमाना मजबूत मईशत ही है। भारत की मजबूत मईशत की बुनियाद 90 की दिहाई में रखी गई और फिर मनमोहन सिंह हुकूमत के 10 सालों ने भी इसे आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया, बहुत अहम रिफॉर्म्स किए। और फिर मोदी हुकूमत में भी भारतीय मईशत में भरपूर बैरूनी सरमायाकारी आई, मगर साथ ही अब सवालात उठ रहे हैं। सिर्फ भारतीय ओपोजिशन जमाते ही नहीं बल्कि आलमी मीडिया अब भारत में तकसीम की बातें कर रहा है। भारतीय सेकुलरिज्म पर सवाल उठ रहा है और ख़ुद बीजेपी के रहनुमा, आरएसएस के रहनुमा कह रहे हैं कि भारतीय आइन में से सेकुलर का लफ्ज़ निकाल दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय मीडिया का गोदी मीडिया कहकर मजाक उड़ाया जा रहा है। अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट और वाशिंगटन पोस्ट तफसीली रिपोर्ट शाया कर चुके हैं। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत के चीन के सामने खड़े होने की उम्मीद पर भारत के अंदर से भी और बाहर से भी सवाल उठ रहा है। ये अचानक हुआ क्या, कैसे ये सब कुछ बदला, इसका तफसील से जायज़ा लेंगे और आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही वज़ीर आज़म मोदी से उम्मीदें बांधने वाले मगरबी ममालिक और मगरबी मीडिया उनके खिलाफ बहुत कुछ लिख रहे थे। नरेंद्र मोदी मुसलसल ऐसे इकदाम उठाते रहे जिसकी वजह से मोदी हुकूमत के बारे में आलमी राय तेज़ी से तब्दील होती गई। मुतनाज़ शहरियत बिल हो या अपोजिशन रहनुमा और मुखालिफ मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन हो, कनाडा और अमेरिका में जाकर वहाँ सिख रहनुमाओं को कत्ल करने की कार्रवाइयाँ या हिकमत अमली हो, या फिर मगरबी ममालिक के एतराज़ के जवाब में तकब्बुर हो, चीन और पाकिस्तान के साथ कशीदगी हो, या फिर नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव जैसे हमसाया ममालिक के साथ इख्तलाफात। नरेंद्र मोदी ने पहले खित्ते में भारत को तनहा कर दिया और आज नहीं बल्कि गुज़िश्ता कई बरसों से मगरबी मीडिया को इस बात का एहसास हो गया था। इस हवाले से 2019 में यानी नरेंद्र मोदी की पहली हुकूमत के 5 साल गुजरने के बाद ब्लूमबर्ग में पंकज मिश्रा का एक आर्टिकल शाया हुआ था जिसके मुताबिक भारत के हवाले से अचानक एक नया बयानिया सामने आ रहा है। इससे पहले भारत एक अजीम जमहूरियत के साथ उभरती हुई मुआशी ताकत के तौर पर सामने आ रहा था। उसे चीन के खिलाफ मगरिब का अहम शराकतदार करार दिया जा रहा था। 2015 में खुद अमरीकी सदर ओबामा ने नरेंद्र मोदी को रिफॉर्मर इन चीफ कहा था, जो भारत को आगे ले जा सकते हैं। मगर अब जो बयानिया सामने आ रहा है, भारत की सियासत और सिविल सोसाइटी को हिंदू इंतहा पसंदों ने यरगमाल बनाया हुआ है। ये सब पंकज मिश्रा ने लिखा। आर्टिकल के मुताबिक अमरीकी मैगजीन न्यूयॉर्कर में शाया होने वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत पर नजरियाती जनूनियों की हुकूमत है, जो अपने मकासद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साख की क्या ड्रामाई तब्दीली है, हीरो से जीरो तक। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, पूरा आलमी मीडिया अपनी राय तब्दील करता दिखाई दे रहा था। अगर मोतबर जरीदे टाइम की कवर स्टोरीज का जायजा लिया जाए तो ये वाज़ेह तब्दीली नजर आई। 2012 में टाइम की कवर स्टोरी थी मोदी का मतलब कारोबार। फिर 2015 में टाइम की कवर स्टोरी थी मोदी क्यों अहम है। इसके बाद टाइम की 2019 की कवर स्टोरी थी मोदी भारत का डिवाइडर इन चीफ, यानी भारत को तकसीम करने वाला। मई 2019 में शाया होने वाली टाइम मैगजीन की स्टोरी की हेडलाइन थी कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मोदी हुकूमत के मजीद 5 साल बर्दाश्त कर सकेगी। और ये रिपोर्ट आतिश तासीर ने लिखी थी। तफसीली रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरह 2014 में नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद भारतीय कल्चर, मुआशरत और मईशत में तब्दीलियाँ आई। और इन तब्दीलियों का जायज़ा लेने के बाद सवाल उठाया गया कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ये बर्दाश्त कर सकती है। और इस रिपोर्ट के बाद मोदी हुकूमत ने आतिश तासीर की भारतीय शहरियत ही ख़त्म कर दी। इसी तरह अगर सिर्फ मारूफ बिजनेस मैगजीन द इकोनॉमिस्ट की कवर स्टोरीज़ का जायज़ा लिया जाए तो ये तब्दीली नज़र आती है। अप्रैल 2014 में द इकोनॉमिस्ट की मस्बत कवर स्टोरी थी कि क्या कोई नरेंद्र मोदी को रोक सकता है। फिर मई 2015 में कवर स्टोरी थी भारत का वन मैन बैंड। इसके बाद जून 2017 को टाइटल स्टोरी थी मोदी का भारत द इल्यूजन ऑफ रिफॉर्म, यानी इस्लाहात का धोखा। इसके बाद मार्च 2019 की कवर स्टोरी थी मोदी का खतरनाक लम्हा। यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि किसी अखबार में अपनी राय लिखना अलग बात है और कवर स्टोरी अलग बात है। हमने जो आपके सामने रखी वो कवर स्टोरीज थी, यानी इदारे की इदारती राय, और ये राय तेज़ी से तब्दील होती गई। इसके अलावा मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी के दौर में सामने आने वाली इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट शाया की। 11 नवंबर को
न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छाया हुआ जिसका उन्वान था भारत में तब्दीली मुकम्मल होने के करीब है। इस आर्टिकल में नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाया गया। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में कश्मीर के हवाले से कई रिपोर्ट शाया हुई, खुसूसी कवरेज दी गई। ये थी चंद अखबारात की राय। अब बात करेंगे अमेरिका के मारूफ मैगजीन न्यूयॉर्कर की उस तफसीली स्टोरी की जिसका उन्वान था ब्लड एंड सॉइल इन नरेंद्र मोदीज इंडिया, जिसने बीजेपी की सियासत को बेनकाब कर दिया। इस स्टोरी में कई वाकयात और हकाइक सामने लाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 1990 में एक सीनियर बीजेपी रहनुमा एल.के. अडवाणी ने बाबरी मस्जिद को गिराकर उसकी जगह मंदिर बनाने का नारा लगाया। अपने इस नारे को मकबूल बनाने के लिए उन्होंने 2 महीने के लिए पूरे इंडिया का सफर किया, जिसे राम रथ यात्रा का नाम दिया गया। अडवाणी रोजाना मुख्तलिफ इलाकों में तकारीर करते, लोगों को इश्तियाल दिलाते कि भारतीय हुकूमत मुसलमानों के हक में उनके लिए पसंदीदगी दिखाती है। इस सब के नतीजे में भारत में फिरका वाराना फसादात हुए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। अयोध्या पहुंचने से पहले अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर बीजेपी के कारकुन बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ते रहे और रास्ते में सपोर्ट और फंड्स दोनों इकट्ठे करते रहे। 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस की क़यादत में एक हुजूम कुल्हाड़ियां और हथौड़े लेकर बाबरी मस्जिद पर चढ़ गया और रात तक पूरी इमारत को तबाह कर दिया। मस्जिद को मस्मार करने से पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े, मगर आरएसएस को इस सब का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। उसकी मेंबरशिप में बेपनाह इजाफा होने लगा और सिर्फ 2 सीटें रखने वाली बीजेपी 1996 के इंतखाबात के बाद मुल्क की सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली जमात बनकर सामने आई। बाबरी मस्जिद से जुड़े इस सारे फसाद में एक बहुत नामवर भारतीय दानिश्वर आशीष नंदी ने आरएसएस के मेंबर्स के साथ इंटरव्यूज़ की एक पूरी सीरीज़ की। एक तरबियत याफ्ता माहिर नफ्सियात के तौर पर वो हिंदू कौम परस्तों की जहनीत को समझना चाहते थे। जिन लोगों के इंटरव्यूज़ उन्होंने किए उनमें एक बहुत कम मकबूलियत रखने वाले नरेंद्र मोदी भी थे। आशीष नंदी के मुताबिक उन्होंने नरेंद्र मोदी में एक आमराना शख्सियत की खुसूसियात देखी, उनमें एक कट्टरपन और सख्ती देखी। उनके बकौल मोदी ने एक तसव्वुराती कहानी बताई कि कैसे भारत दुनिया की साजिशों का टारगेट है, जिस साजिश में भारत का हर मुसलमान मुमकिना तौर पर शामिल है। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करने वाले माहिर नफ्सियात के मुताबिक मोदी हर लिहाज से एक फाशिस्ट हैं, और ये मैं उनकी बुराई करने के लिए नहीं बल्कि उनकी शख्सियत की तशखीस के तौर पर कह रहा हूँ। आर्टिकल में आगे मजीद लिखा है कि साल गुजरते गए, फिर 27 फरवरी 2002 को एक मुसाफिर ट्रेन को गोधरा में रोका गया, जो कि गुजरात का मशहूर शहर है। ये ट्रेन अयोध्या से आ रही थी। बहुत से मुसाफिर वो जगह देखने और वहाँ मंदिर की तामीर के हक में आवाज़ उठाने गए थे जहाँ बाबरी मस्जिद को मस्मार किया गया था। इन मुसाफिरों में से अक्सरियत का ताल्लुक वीएचपी से था, जो कि आरएसएस का एक मजहबी विंग है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो हिंदू और मुसलमान मुसाफिर आपस में जुमले कसने लगे। जब जुमलेबाजी बढ़ गई तो चीज़ें बेचने वाले किसी एक शख्स ने, जो कि मुमकिन तौर पर मुसलमान हो सकता है, जलती हुई आग ट्रेन की तरफ उछाल दी। आग फैलने से मुसाफिर अंदर फंस गए। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो आग और फैल गई और 58 अफराद दम घुटने और जलने से मारे गए। जैसे ही यह खबर फैली तो वहाँ की हुकूमत ने आरएसएस के कारकुनों को इजाज़त दी कि वो लाशों को लेकर पूरे अहमदाबाद शहर में मुजाहरे करें, जिसके नतीजे में लोग मुश्तइल हुए और मुसलमानों पर पूरी रियासत में हमले शुरू हो गए। हिंदू मुजाहिरीन के जत्थे गलियों में निकल आए और नारे लगाने लगे कि मुसलमानों से बदला लो और उन्हें ज़िबाह कर दो। चशमदीद गवाहों के मुताबिक एहतजाज करने वालों ने हामला खवातीन को मार डाला, गैंग रेप किए, एक मुसलमान लड़के को ज़बरदस्ती पेट्रोल पिलाया और फिर माचिस मुंह में डाल दी। एहसान जाफरी, जो उस वक्त एक बुजुर्ग कांग्रेसी रहनुमा थे, उन्हें बरहना हालत में शहर भर में घुमाया गया और फिर उन्हें भी आग लगा दी गई। अखबार के मुताबिक इन मुजाहिरों का सबसे भयानक पहलू यह है कि ये ज़्यादातर खुद इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस ने प्लान किए थे। बंदूकों और तलवारों से लैस आरएसएस के लोग बाकायदा वोटर लिस्टों, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और एड्रेसेस के साथ मुसलमानों के घरों और दुकानों पर हमले करते रहे। अखबार के मुताबिक उस वक्त गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी थे, जिन्हें वजीर आला बने 5 माह ही हुए थे। जैसे ही मुजाहिरों में शिद्दत आती गई, मोदी इंतजामिया गायब होती गई। इंडियन फौज को गुजरात में ज़रूर तलब किया गया, मगर फौजियों को मुजाहिरे रोकने के बजाय बैरिक्स में ही रोके रखा गया और मुजाहिरे फैलते चले गए। गुजरात के बहुत से इलाकों में पुलिस न सिर्फ तमाशाई की तरह सब कुछ देखती रही, बल्कि मुतादिद इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि खुद पुलिस भी मुसलमानों के खिलाफ मुजाहिरों और कार्रवाइयों का हिस्सा बन गई। जब ये मुजाहिरे शुरू हुए तो राहुल शर्मा गुजरात के जिला भावनगर में सीनियर पुलिस ऑफिसर और इंचार्ज थे, जहां 70,000 मुसलमान रहते हैं। बाद में उन्होंने अपने हल्फिया बयान में बताया कि उन्हें मुजाहिरे रोकने के लिए हुकूमत से कोई अहकामात नहीं दिए गए। मुजाहिरों के चौथे दिन हज़ारों अफराद का मजमा एक मदरसे
मदरसे के बाहर जमा हो गया, जिसमें 400 बच्चे थे। मुजाहिरीन के हाथों में तलवारें और आग लगाने के लिए मिशलें थीं। पुलिस अफसर राहुल शर्मा के मुताबिक ये मजमा बहुत मुनज़्ज़म था और वो बच्चों को मारे जा रहा था। ये सब रोकने के लिए उन्होंने हवाई फायर किए, मगर कोई असर नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने पुलिस के जवानों को मुजाहिरीन को रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल का हुक्म दे दिया, जिससे मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। 2 लोग मारे भी गए, मगर बच्चों को महफूज कर लिया गया। यहाँ राहुल शर्मा ने बच्चों को बचा लिया, मगर दीगर इलाकों में बगैर किसी रुकावट के जलाओ घेराव होता रहा और राहुल शर्मा को बजाय इसके कि हीरो के तौर पर नवाजा जाता, उनका तबादला कर दिया गया और उन्हें दफ्तरी काम पर लगा दिया गया। उस वक्त बाबरी मस्जिद की तबाही का आगाज़ करने वाले एल के अडवाणी वजीर दाखिला बन चुके थे। उन्होंने राहुल शर्मा को कहा कि तुम्हारी वजह से बहुत से हिंदू मारे गए हैं। बहरहाल 3 माह तक ये मुजाहिरे और कार्रवाइयाँ चलती रहीं। जब ये ख़त्म हुए तो 2000 लोग मारे जा चुके थे और 1.5 लाख लोग बेघर हो चुके थे। गुजरात का लिसानी जोग्राफिया ही तब्दील हो चुका था। अब बहुत से मुसलमान वहाँ अहमदाबाद में कच्ची आबादियों में रहते हैं, जहाँ बारिशों में पानी और बदबू में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मगर इस सब के बाद मोदी हुकूमत ने हज़ारों बेघर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। और जब मोदी से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये रिलीफ कैंप्स तो दरअसल बच्चे पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं। जो लोग बच्चे पैदा करके तेज़ी से आबादी बढ़ा रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। कुछ हिंदू मुजाहिरीन को गिरफ्तार ज़रूर किया गया, मगर चंद दर्जन ही मुजरिम करार पाए। सिर्फ माया कोदनानी वो वाहिद वज़ीर थीं जिन्हें कत्ल, इक़दाम कत्ल और कत्ल की साजिश पर सज़ा हुई। मगर जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने तो उन्हें भी तमाम इल्ज़ामात से क्लीन चिट दे दी गई। बाद में होने वाली तहकीकात से शवाहिद सामने आ गए कि मोदी की गुजरात हुकूमत की मर्जी से मुजाहिरे हुए। इन सब मुजाहिरों के दौरान एक सीनियर सरकारी अफसर हर्ष मंदिर के मुताबिक वो गुजरात गए और देखकर हैरान रह गए कि बहुत से हुकूमती अफसरान कत्ले आम में खुद हिस्सा ले रहे थे। कुछ ऑफिशियल्स का तो ये भी कहना है कि मुजाहिरे शुरू करने का फैसला ही नरेंद्र मोदी का था। काबीना के एक वजीर हरेन पंड्या ने हल्फन ये बयान दिया कि जिस रात ये मुजाहिरे हुए उसी रात नरेंद्र मोदी के घर उन्होंने मीटिंग अटेंड की थी, जिसमें मोदी ने पुलिस के सीनियर एहलकारों को ये हिदायत दी थी कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो और रास्ते में मत आओ। एक पुलिस अफसर जिनका नाम संजीव भट्ट है, उनका कहना है कि मुजाहिरों की रात नरेंद्र मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि मुसलमानों को सबक सिखाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। मगर जैसे ही पुलिस अफसर संजीव भट्ट ने यह इल्ज़ाम लगाया तो उन पर एक मुलजिम की हिरासत में मौत का मुकदमा बना दिया गया। और ये वो केस था जो 20 साल पुराना था, फाइलों में पड़ा हुआ था। मगर मोदी के खिलाफ बोलने के बाद 20 साल पुराना केस ऊपर आ गया और 2003 में काबीना के वजीर हरेन पांड्या, जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगाया था, वो अपनी गाड़ी में मुर्दा पाए गए। उनकी बीवी ने अपने शौहर की मौत को एक सियासी कत्ल करार दिया। इन सब मुजाहिरों के बाद नरेंद्र मोदी पर अमेरिका और बरतानिया ने दाखिले पर ही पाबंदी लगा दी। बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं ने मोदी पर तनकीद की और जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन हार गए तो उन्होंने अपनी हार की वजह भी नरेंद्र मोदी को करार दिया। मगर गुजरात में नरेंद्र मोदी को सियासी फ़ायदा हुआ। बजाय इसके कि मोदी अपनी इस्लाह करते, उन्होंने हिंदुइज्म की सियासत को आगे बढ़ाया, जिस पर उन्हें भरपूर सपोर्ट मिली। मोदी मुसलमानों के खिलाफ अक्सर बराह रास्त नहीं बल्कि इशारों में बात करते, तकारीर में मुसलमानों को तरक्की में रुकावट करार देते। गुजरात में मोदी उभर रहे थे, मगर भारत के दीगर इलाकों में बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा था, जिससे मोदी का इंतहा पसंद धरना पार्टी को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। उनका इमेज एक प्रो बिजनेसमैन के तौर पर बनाया गया जो मुआशी तरक्की लाएगा। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट की तहकीकाती टीम ने गुजरात के कत्ले आम में नरेंद्र मोदी को तमाम इल्ज़ामात से शवाहिद ना होने की वजह बताकर बरी कर दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस पर एक सियासी फैसला होने का इल्ज़ाम लगाया। 2007 में CNN IBN चैनल पर एक इंटरव्यू में सहाफ़ी करण थापर ने नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या उन्हें गुजरात में कत्ले आम का अफसोस है, तो नरेंद्र मोदी से कोई जवाब नहीं बन पाया। आखिर में वो इंटरव्यू छोड़ गए। I tell you what the problem is. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? This I gave it to the media persons like Karan Thapar. Let them do and let them enjoy. Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary. I have to talk about the in 2007 everything. What you want to talk? But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Purple water. Yeah. पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे।
अपनी दोस्ती बनी रहे यार। You came here, I'm happy and thankful to you. I can't do this. It's okay. Your things are, आपके ideas हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए. 3-4 questions I will let you. So I can't. But Modi साहब, Yeah, please. मोदी साहब, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए। मुझे एक चीज समझाएं सर। I'm not talking about doing anything wrong. I'm saying why can't you correct the image? फिर 2013 में जब एक और रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें गुजरात में मुसलमानों के मारे जाने का अफसोस है, तो उन्होंने कहा कि जब कोई गाड़ी चला रहा हो और गाड़ी के नीचे कुत्ते का बच्चा आ जाए तो भी अफसोस होता है। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे हैं, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। मारूफ भारतीय तहकीकाती सहाफ़ी राना अयूब ने भारतीय जरीदे तहलका के लिए 2010 में मोदी के करीब तरीन मुशीर अमित शाह की सनसनीखेज कहानी बयान की। अमित शाह ने गुजरात के वज़ीर आला के लिए नरेंद्र मोदी के इंतखाब में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था और फिर उन्हें वज़ीर दाखिला बना दिया गया। सहाफ़ी राना अयूब 5 साल पुराने एक केस की तहकीकात कर रही थी जिसमें पुलिस ने यह दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसे दहशतगर्द को मार दिया है जिसे पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को कत्ल करने के लिए भेजा था। उस वक्त अफवाहें गर्म हो गईं कि पुलिस मुल्जिमान का इनकाउंटर करके उन्हें ऐसा मुसलमान दहशतगर्द करार देकर हीरो बन रही है जो नरेंद्र मोदी को कत्ल करना चाहते थे, और इस तरह पुलिस अपने इनकाउंटर को छुपा रही है। मगर गुजरात में नरेंद्र मोदी की साख को इससे बहुत फ़ायदा हुआ और गुजरात मुजाहिरों के बाद नरेंद्र मोदी को हिंदुओं को दिफा करने वाले के तौर पर देखा गया। मगर बाद में ये पता चला कि सोहराबुद्दीन शेख, जिस पर ये इल्ज़ाम लगाकर पुलिस ने उसे मार दिया था कि वो एक दहशतगर्द था और उसे पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को मारने के लिए भेजा था, वो तो असल में एक भत्ताखोर था। उसका साथी और बीवी गवाहों के तौर पर सामने आ गए, मगर कुछ दिन बाद उसकी बीवी को कत्ल करके जला दिया गया और 1 साल के बाद उसके साथी को पुलिस की कस्टडी में कत्ल कर दिया गया। सहाफ़ी राना अयूब को एक पुलिस एहलकार ने बताया कि इस सब में नरेंद्र मोदी के करीबी साथी अमित शाह मुलव्विस थे। फिर वो पुलिस अफसर सहाफ़ी राना अयूब से कब्रिस्तान में रात 3 बजे मिला और गुलदस्ते में छुपी एक सीडी उन्हें दी जिसमें अमित शाह का 6 साल का पुराना टेलीफोन रिकॉर्ड मौजूद था। उनके फ़ोन से की जाने वाली कॉल्स और लोकेशन का पूरा रिकॉर्ड था। इस रिकॉर्ड से पता चला कि जिन पुलिस अफसरों ने सोहराबुद्दीन शेख और उसके साथी को मारा था वो अमित शाह के साथ मुसलसल राब्ते में थे। सहाफ़ी राना अयूब की इस रिपोर्ट के बाद भारत में तहलका मच गया। वफाकी इदारों ने उनसे अमित शाह के फ़ोन रिकॉर्ड की सीडी मांगी जो उन्होंने फराहम कर दी और चंद हफ्तों में अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और इल्ज़ाम था कत्ल और भत्ताखोरी का, यानी वही भत्ताखोरी का इल्ज़ाम अमित शाह पर लग गया जिसमें सोहराबुद्दीन शेख मुलव्विस था, मगर उस पर पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए दहशतगर्द का इल्जाम लगाकर पुलिस ने उसे मार दिया था, जिसमें राजस्थान के वजीर दाखिला समेत 20 से ज़ायद ऑफिशियल्स शामिल थे जो मुख्तलिफ अफराद के कत्ल में मुलव्विस थे। फिर सहाफ़ी राना अयूब को पता चला कि अमित शाह इस सब का करता धरता नहीं है। उन्हें उनकी पुलिस सोर्स ने बताया कि पुलिस पर शदीद दबाव है कि अमित शाह के खिलाफ तहकीकात रोक दे और वफाकी तहकीकाती इदारों से सारा रिकॉर्ड छुपा ले, यानी कोई और ताकतवर है जो अमित शाह के जराइम पर पर्दा डालना चाहता है। फिर शवाहिद नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते रहे, मगर जैसे जैसे शवाहिद मोदी के गिर्द घेरा तंग कर रहे थे, नरेंद्र मोदी सियासी तौर पर मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे थे। 2007 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के वजीर आला के लिए दोबारा इंतखाब लड़ने गए तो उन्होंने बाकायदा कांग्रेस के रहनुमाओं को ताना दिया कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी इनका इनकाउंटर कराता है और उसने सोहराबुद्दीन को मरवाया है, तो अवाम बताए कि मैं सोहराबुद्दीन के साथ और क्या करूं, जिस पर जलसे में अवाम ने चिल्लाकर कहा मार दो मार दो। आर्टिकल के मुताबिक नरेंद्र मोदी ताकतवर हो गए और 2012 में वो बीजेपी के सबसे नुमायां लीडर बन गए और लगने लगा कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बन सकते हैं। मोदी खुद को एक विजनरी लीडर के तौर पर पेश करने लगे जिसने गुजरात की मईशत बदल दी। भारतीय सहाफ़ी प्रसाद के मुताबिक ये दावे एक तस्वुराती और ख्याली अफसाना थे। नरेंद्र मोदी अपना इमेज बदलने की कोशिशों में मगरबी दुनिया में भी कामयाब हो गए। मगरबी मीडिया मस्बत अंदाज में उनके बारे में बात करने लगा। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने खामोशी से उनके अमरीका दाखिले पर पाबंदी हटा दी और उनसे मुलाकात भी की, फिर भारत का दौरा भी किया। 2013 में इख्तिदार में आने के कुछ अरसे के बाद सोहराबुद्दीन केस, जिसमें मोदी के करीबी साथी अमित शाह मुलव्विस थे, उस पर तहकीकात रोक दी गई। 2014 में तो अमित शाह ने अदालती पेशियों में आना भी छोड़ दिया और जब जज ने अमित शाह को पेश होने का हुक्म दिया तो जज का ही तबादला कर दिया गया। दूसरे जज ने भी शिकायत की कि अमित शाह तो अदालत में पेश ही नहीं होते और फिर
उन जज लोया ने अपनी दोस्तों और घर वालों को बताया कि इन पर अमित शाह के खिलाफ केस खत्म करने का भरपूर दबाव है और बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने केस खत्म करने के लिए उन्हें $16 मिलियन की ऑफर की है। फिर वो जज लोया पुरस्कार अंदाज में मुर्दा पाए गए। रिपोर्ट्स में हार्ट अटैक बताया गया, मगर मारूफ भारतीय जरीदे दी कैरावान के मुताबिक रिपोर्ट्स में गलत बयानी की गई थी। जज की लाश भी खानदान को हुकूमत ने नहीं बल्कि आरएसएस के मेंबर ने दी थी और वो खून में लथपथ थी। जज लोया की फैमिली ने मौत की तहकीकात का मुतालबा किया, मगर तहकीकात ना हो सकी। फिर अमित शाह का केस एक तीसरे जज एमबी गोसावी को दिया गया, जिसने 1 महीने से भी कम के अरसे में अमित शाह को तमाम इल्जाम से बरी कर दिया। जबकि बाकी मुल्जिमान के ट्रायल की बारी आई तो गवाह मुकर गए। 92 गवाह प्रोसिक्यूशन के खिलाफ हो गए। जिस अफसर ने अमित शाह के खिलाफ तहकीकात की उनका तबादला कर दिया गया। जब उस अफसर ने जल्द रिटायरमेंट की दरख्वास्त की तो उसे मुअत्तल कर दिया गया। और जब तक अमित शाह बरी हुए तो उस वक्त नरेंद्र मोदी उन्हें बीजेपी का सदर और अपनी मखलूत हुकूमत का चेयरमैन बना चुके थे, यानी मुल्क का दूसरा ताकतवर तरीन शख्स बना चुके थे। इसके बाद स्टोरी बयान करती है कि कैसे एक के बाद एक अखबार और टीवी चैनल को नरेंद्र मोदी ने कंट्रोल किया। जो एंकर या सहाफ़ी तनकीद करता वो फारिग करा दिया जाता, जो अखबार या टीवी खिलाफ लिखता उसके इश्तिहार बंद करा दिए जाते। करण थापर जिन्होंने नरेंद्र मोदी से गुजरात के कत्लेआम पर सवाल किया था वो भी फारिग कर दिए गए। मुसलमानों पर हमले होने लगे, स्कूल टेक्स्ट बुक्स को बदला गया और फिर शरीयत से मुतालिक मुतनाज़ बिल का फैसला किया गया। एक के बाद एक मुतनाज़ फैसले के बाद नरेंद्र मोदी के हवाले से दुनिया की राय तब्दील हो गई और आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत होने के बावजूद सिफारती नाकामी से दो चार नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ बनाने और मुख्तलिफ ममालिक से बयानात दिलवाने में नाकाम है। सदर ट्रंप बार बार पाक भारत सीज़ फायर का क्रेडिट लेकर मोदी को शर्मिंदा कर रहे हैं। भारत में मजहबी तफरीक और बढ़ गई है। बीजेपी कारकुनों की मुख्तलिफ रियासतों में गुंडागर्दी हर दूसरे दिन भारत में सोशल मीडिया की जीनत बनती है और गोदी मीडिया खामोश रहता है और बीजेपी अपने हिंदुत्व नज़रिए को आगे बढ़ा रही है। अहम बात यह है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी जब से हुकूमत में आई है तब से भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी के बयानियों को लेकर आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी मौजूदा दौर में ऐसे वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आज़ाद सहाफ़ियों के सवालों का कोई जवाब खुद नहीं दिया, बल्कि वज़ीर आज़म मोदी पर तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सिर्फ अपने मनपसंद अदाकारों और सहाफ़ियों को ही अपने मनपसंद सवालात पर इंटरव्यूज़ देते हैं और भारतीय सहाफ़ी और अदाकार नरेंद्र मोदी से उनकी कारकर्दगी पर सवालात करने के बजाय उनसे ये सवालात करते नज़र आते हैं कि वो आम कैसे खाते हैं, उनमें इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, वो इतना काम कैसे करते हैं, मोदी को क्यों अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो क्यों इतनी ज़बरदस्त तकारीर करते हैं और कैसे करते हैं और मजाक कैसे इतना अच्छा कर लेते हैं, ऑपोजिशन के खिलाफ कैसे वो फ्रंट फुट पर ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। प्रधानमंत्री जी पूछता है भारत, प्रधानमंत्री जी ने जो 75 डेज की रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने रखी उससे हमें ऊर्जा मिली कि नहीं मिली? डिड वी ऑल फील एनर्जाइज्ड बाय दैट और नॉट? लाउडा। आपके स्टाइल और आपकी थिंकिंग को कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट या ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट समझ नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं मोदी जी। एंड इन 2 months यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर 3rd term। मोदी जी 7-8 हफ्तों में आप एक ऐतिहासिक मैंडेट के साथ अपने ऐतिहासिक 3rd term की शुरुआत करेंगे एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू टू टेकिंग योर विजन ऑफ द कंट्री फॉरवर्ड। थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट रिपब्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक फकीरी है आपके स्वभाव में। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक सूट बिक गया। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं। इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते हैं, क्योंकि आपकी उम्र में बाकी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। By the way, Mr. Prime Minister, it was a fantastic speech. Thank you. There was a lot of humor. आप काफी हंसी मजाक भी कर रहे थे उस स्पीच में। Impromptu था क्या? कभी निराशा होती है कि चीजें मोदी जी के हिसाब से उस स्पीड से नहीं चल रही हैं, वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से जिस तरह से आपके मन में घटित होती। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी? तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा।
मगर सवाल यह है कि भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया आखिर भारतीय जनता पार्टी के बयानिए को आगे लेकर क्यों बढ़ रहा है और कैसे नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मीडिया को मुकम्मल तौर पर दबा दिया है। 2014 के इंतखाबात से पहले ही बीजेपी के करीब समझे जाने वाली कारोबारी शख्सियात ने नाकिद मीडिया हाउसेस को खरीदने का अमल शुरू कर दिया था। 2014 में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने भारत के एक बड़े मीडिया ग्रुप नेटवर्क 18 को खरीद लिया और फिर जब बाकायदा बीजेपी की हुकूमत आई तो सबसे पहले इस पार्टी ने मीडिया को अपने कंट्रोल में लाने का अहम काम किया। तनकीदी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई, मीडिया मालिकान को मजबूर किया गया कि वो अपनी तनकीदी पॉलिसी का खात्मा करें और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, उनके दफातर पर छापे मारे गए, नाकिद सहाफ़ियों को नौकरी से निकलवा दिया गया, नाकिद टीवी चैनल्स और अखबारों के इश्तिहारात बंद करा दिए गए और मोदी के करीबी बड़ी कारोबारी शख्सियात के जरिए मीडिया हाउसेस को ख़रीदा गया, उनकी पॉलिसी तब्दील कराई गई। अल जज़ीरा टीवी ने भारतीय मीडिया पर एक तफसीली रिपोर्ट बनाई जिसमें बताया गया कि कैसे भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी के मफादात को आगे लेकर बढ़ रहा है और कैसे आम चैनल्स की कवरेज का बड़ा हिस्सा महंगाई और बेरोजगारी के बजाय भारतीय जनता पार्टी के मुखालफिन को टारगेट करता है। उनके प्रोग्राम्स और ख़बरों के अहम मौज़ूआत में फ़िरक़ावाराना मसाइल और पाकिस्तान का मौजू सर फहरिस्त रहा है। इसी रिपोर्ट में तफसीली तौर पर यह भी बताया गया कि कैसे नाकिद मीडिया चैनल NDTV को नरेंद्र मोदी की हुकूमत में टारगेट किया गया और फिर नरेंद्र मोदी के करीबी समझे जाने वाली कारोबारी शख्सियत गौतम अडानी के ज़रिए इस चैनल को ही ख़रीद कर इसकी पॉलिसी तब्दील करवा दी गई। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कैसे गुजरात के फसादात से मुतालिक बनने वाली BBC की डॉक्यूमेंट्री के बाद भारत में BBC के दफातर पर छापे मारे गए और नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद गैर मुल्की सहाफ़ियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान में तो तारीख़ी तौर पर मीडिया कदगनों का सामना करता रहा है, अब भी कर रहा है, मगर भारत के मीडिया को देखा जाता था कि वहाँ पर एक आज़ादी है, मगर मोदी के आने के बाद वो आज़ादी कुचल दी गई है। भारतीय मीडिया को मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाह किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, 2021 में किसानों के एहतजाज के दौरान भारतीय हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जो अब एक्स कहलाता है, पर पाबंदी आयद करने की कोशिश की। ट्विटर के दफातर पर छापा मारा गया और फिर ट्विटर के बानी और साबिक CEO जैक डोर्सी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि मोदी हुकूमत ने किसानों के एहतजाज के दौरान ट्विटर बंद करने की धमकी दी और मोदी ने उनसे इंडियन सहाफ़ियों के अकाउंट बंद करने का कहा जो हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। गुज़िश्ता दिनों भी पाक भारत तनाज़े के दौरान एक्स के अपने हैंडल ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने लिखा था कि एक्स को भारतीय हुकूमत की जानिब से एग्जीक्यूटिव अहकामात मौसूल हुए हैं जिसके तहत एक्स को भारत में 8000 से ज़ायद अकाउंट्स को ब्लॉक करना लाजमी करार दिया गया है। इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की सूरत में कंपनी को भारी जुर्मानों समेत कंपनी के मकामी मुलाजमीन को कैद जैसी सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। इन अहकामात में भारत में बैनुल अक़वामी न्यूज़ इदारों और मारूफ सारिफीन के अकाउंट्स तक रसाई को रोकने का मुतालबा भी शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले न्यूज़ चैनल्स, इंटरटेनमेंट के चैनल्स और दीगर यूट्यूब चैनल्स पर भारत में पाबंदी आयद कर दी गई और सेलिब्रिटीज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पाबंदी लगा दी गई। इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जब भारतीय हुकूमत पर तनकीदी रिपोर्ट जारी की तो CBI ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुतादिद दफातर पर छापे मारे और इस माहौल में मेन स्ट्रीम मीडिया एक वॉच डॉग के तौर पर मुकम्मल नाकाम हो चुका है और इस पूरी सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर नरेंद्र मोदी की जमात ने भारत में एक फ़ेक न्यूज़ की इंडस्ट्री को जन्म दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा फ़ेक न्यूज़ फैलाने के लिए एक मुनज़्ज़म टीम बनाई है जो गलत खबरें फैलाकर अवाम में पार्टी का नज़रिया आगे बढ़ाती है, मुखालफिन के साथ गलत और बेबुनियाद बातें मंसूब करके उन्हें टारगेट करती है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाती है, हिंदू शनाख्त को ख़तरे में दिखाती है और फसादात को जन्म देती है। और जो मीडिया चैनल या वेबसाइट फैक्ट चेकिंग के जरिए इन खबरों को गलत करार देते हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी या तो मुल्क बदर करने की धमकी देती है या उनके मालिकान के खिलाफ केसेस बनाकर उन्हें हिरासा करती है। भारत में फेक न्यूज़ का ट्रेंड दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हालिया रिपोर्ट में मिस इन्फॉर्मेशन को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया गया है और व्हाट्सएप भारतीय फेक न्यूज़ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टूल बन गया है। व्हाट्सएप के जरिए ही बीजेपी अवाम को गुमराह कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है। गुज़िश्ता 10 सालों से व्हाट्सएप पैगामात और वीडियोज़ के जरिए हिंदू शहरियों के जहन में यह खौफ बिठाने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई है कि उनकी शनाख्त को ख़तरा है और नरेंद्र मोदी ही उस शनाख्त को बरकरार रखने के मुहाफिज हैं। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता इंतखाबी अमल से पहले और इस अमल के दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े अदाकार, हिदायतकार और गुलकार भी नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते नजर आए हैं। बॉलीवुड की इंडस्ट्री के मायनाज चेहरे अब बाकायदा नरेंद्र मोदी की हिमायत में खड़े हो गए हैं और ये मामला भी अपोजिशन जमातों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो बॉलीवुड जो एक दौर में सेकुलर भारत का चेहरा समझा जाता था, आज वो नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है और जिन बॉलीवुड स्टार्स ने आवाज़ उठाई उनकी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाकर और भरपूर प्रोपेगेंडा करके उन्हें खामोश करा दिया गया। यहाँ तक कि माजी में बीजेपी के साथ काम करने वाले भारत के सियासतदान प्रशांत किशोर ने बीजेपी की आइडियोलॉजी पर तबसरा करते हुए यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी अवाम से सिर्फ वोट नहीं चाहती बल्कि इससे ज़्यादा चाहती है। वो अपने वोटर्स पर साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाहती है, यानी आपने क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे दोस्ती रखनी है,